बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज रिफा जहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो टुडे आई एम गोना टीच यू आवर नेक्स्ट पोर्शन ऑफ प्रीवियस टॉपिक एंड दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने उनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसका फंक्शन डिस्कस किया था। अगर आज की बात करें तो आज भी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिकली एक फंक्शन ही डिस्कस करना है, जो कि है एब्जॉर्प्शन। यस, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन इलियम की बात करें, सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें एब्जॉर्प्शन होनी होती है। अब सवाल ये आता है कि एब्जॉर्प्शन होती क्या है, ठीक है? वो मटेरियल जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, उसका ब्लड में एब्जॉर्ब होना बेसिकली एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नहीं समझ आई? मैं बता देती हूँ। ऐसा है कि हम खुराक को क्यों यूटिलाइज करते हैं? ताकि हम खुराक से एनर्जी हासिल कर सके, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर सके, जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो इलियम है ना, इसका ये काम है कि इसने एब्जॉर्ब करना होता है फूड को, उस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है और उनको भेजना होता है ब्लड में, ठीक है? तो ये प्रोसेस जो है उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक हो गया? यही हमने बेसिकली डिटेल से डिस्कस करना है। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, फिर सारी की सारी कहानी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शंस डिवाइड करवा दूं। ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम होता है और इलियम होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है। उसको समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ऐसा है कि इलियम जो है ना वो कुछ इस तरह की होती है। देखिए, ये जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है, ठीक है? अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है ना, इसके अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो वहां छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें नजर आती है। वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, उसको हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। मतलब बहुत सारी जो होती है वो विलाई होती है, और अगर हम एक सिंगल उठा के देखें तो उसको हम विलस बोलते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ आप आइडिया ले लें, फिर उसके बाद हम जब रीडिंग करेंगे तब हमें ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अच्छा, एक विलस की बात करें ना, तो इनमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो समझ लें। सबसे पहले विलस में ना हमें जो आउटर कवरिंग नजर आती है ना, वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स। और एपिथेलियल सेल के ऊपर ना हल्के हल्के थ्रेड लाइक और स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। मतलब कि जो इलियम का इंटरनल पार्ट है जिसमें विलाई का स्ट्रक्चर होता है, विलाई में से अगर हम एक विलस की बात करें तो उसके ऊपर सरफेस पे भी हमें फिर फर्दर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन नजर आती है, उसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। अच्छा, अब अगर हम अंदर वाली तरफ आए तो अंदर आपको ये जो ब्लू और रेड नजर आ रही है, बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्होंने कवर किया होता है इस विलस को, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर हमने कहा कि ब्लड वेसल्स भी आती हैं, एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, उसके बाद हमने कहा ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं। अब ना हमें येलो ये जो आपको वेसल नजर आ रही है ना, इसको हम लैक्टीरियल डक्ट बोलते हैं या लैक्टीरियल वेसल बोलते हैं। अब ये जो लैक्टीरियल वेसल्स है ना, इसका क्या काम है, ठीक है? ब्लड कैपिलरीज का क्या काम है, माइक्रोविलाई क्या काम परफॉर्म करती है, ठीक है? ये सारी की सारी बातें ना हम इनकी जब फंक्शन डिस्कस करेंगे या प्रोसेस डिस्कस करेंगे हमें समझ आ जाएगी। फिलहाल स्ट्रक्चर हमें समझ लिया कि जी ये एक विलस है, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि इंटरनल सरफेस ऑफ इलियम हमें नजर आ रहा होता है। इसका काम ये है कि इन्होंने एब्जॉर्प्शन करनी होती है। कैसे एब्जॉर्प्शन करनी होती है उसके लिए हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये विलस है, ठीक है? विलस के ऊपर जो एपिथेलियल सेल के ऊपर हमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, उनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। उसके अंदर हमने क्या दिया? एपिथेलियल सेल्स आते हैं। उसके फौरन बाद हमें ये जो नेटवर्क नजर आ रहा है, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं। उसके सेंटर में जो आपको एक मोटी डक्ट नजर आ रही है या वेसल नजर आ रही है, इसको हम लैक्टीरियल डक्ट बोलते हैं। अच्छा, यही यहाँ लिखा हुआ है, कहते हैं कि जो इंटरनल सरफेस है इलियम का, उसमें काफी सारे फोल्ड्स होते हैं, काफी सारी उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको विलाई बोलते हैं। सिंगल को हम विलस बोलते हैं। वो जो है वो रिच होती है ब्लड कैपिलरीज से, और उसके सेंटर में एक लैक्टीरियल डक्ट होती है, जो कि पार्ट होती है लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? बेसिकली जो हमारा ब्लड सिस्टम होता है ना, उसके साथ ये ना पैरेलल कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इनका काम ये होता है कि जो टिश्यूज ने ब्लड को एब्जॉर्ब किया होता है ना, तो आपको पता है कि टिश्यूज में जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेस मटेरियल आ जाए जो कि जरूरत नहीं होती, तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना, उसको ये रीएब्जॉर्ब करता है। ये जो सिस्टम होता है ना लिम्फेटिक सिस्टम, ये टिश्यूज में से उनको दोबारा रीएब्जॉर्ब करता है, जो कि टिश्यूज को जरूरत नहीं होती। सो जिन एक्स्ट्रा मटेरियल की टिश्यूज को जरूरत नहीं होती, वो इनको रीएब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में भेज देते हैं। सो इस सिस्टम की कोशिश ये होती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, ब्लड में उसको भेज सके, ताकि हमारे जो बॉडी सेल्स उनको मिल सके, ठीक है? तो ये उनका काम ये होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, हमने बात करनी है सिर्फ लैक्टीरियल डक्ट क्या होती है। हमने कहा ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। उसके बाद हमने कहा कि इनके ऊपर कुछ माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है?
अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि अगर हम विलस की या विलाय की बात करें तो वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर माइक्रोविलाय देखें तो वो भी एक इरेगुलर सी प्रोजेक्शन है। अब बात ये थी कि क्यों इतने फोल्ड्स हैं। फोल्ड्स इसलिए हैं ताकि लार्ज सरफेस एरिया मिल सके एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो हमें एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया के लिए जो हमें एक्सट्रीमली लार्ज इनफोल्डिंग नजर आती है विलाय में या माइक्रोविलाय में, वो लार्ज सरफेस एरिया बेसिकली प्रोवाइड कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। जाहिर है अगर इलियम ने एब्जॉर्प्शन करनी तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो विलाई जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ये बेसिकली इलियम के स्ट्रक्चर को बढ़ाती है, उनकी लेंथ को इंक्रीज करती है ताकि ज्यादा सरफेस एरिया हो तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये समझें कि ब्लड कैपिलरीज का क्या काम होता है, ठीक है। अब ऐसा है कि इन्होंने एब्जॉर्प्शन करनी है, जाहिर है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से जो शुगर है, सिंपल शुगर है या मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, उनको या अमीनो एसिड्स को ये डायरेक्ट रीअब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब ये डायरेक्ट उनको एब्जॉर्ब करके ना ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। अब ना ब्लड स्ट्रीम में शुगर, मोनोसेक्राइड या अमीनो एसिड्स को तो ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भेज देती हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जो फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, उनको ये ब्लड कैपिलरीज में नहीं भेजती। क्यों नहीं भेजती? अब सवाल ये आता है कि शुगर और अमीनो एसिड क्यों एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड कैपिलरीज में और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्यों नहीं होती? वो इसलिए क्योंकि अगर हम ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो उनमें पोर्स जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये जो शुगर है, अमीनो एसिड है, ये छोटे पोर से आसानी से गुजर जाते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जब एब्जॉर्प्शन करवानी होती है इलियम में या वेलस में तो उनमें ये जो शुगर और अमीनो एसिड ये इजीली ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब करवा दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का साइज थोड़ा बड़ा होता है इसीलिए इनकी एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये लैक्टीरियल डक्ट जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, अब ये लैक्टीरियल डक्ट जो है ये कैसी होती है? लैक्टीरियल डक्ट बेसिकली हम कहेंगे कि साइज में थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि अगर हम लैक्टीरियल डक्ट की बात करें इनके जो पोर्स होते हैं ना वो ब्लड कैपिलरी से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो बड़े पोर्स की वजह से जो फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, क्योंकि इनके साइज बड़ा होता है ये वहां से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब लैक्टीरियल डक्ट की आगे हम कहानी देखेंगे। बेसिकली होता ये है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना यहाँ आते हैं सबसे पहले वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। अब जैसे ही वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एपिथेलियल सेल्स में आएंगे ना ये वहां दोबारा रिकम्बाइन हो जाते हैं फैट्स में। कहाँ कन्वर्ट होते हैं? वो दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फैट्स में। अब वो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आई वो दोबारा फैट्स बन गए। अब इन फैट्स ने बेसिकली दोबारा वो लैक्टीरियल डक्ट या वेसल के अंदर जाना है, ठीक है। अब हम आगे डिटेल देखेंगे, ये मैं आपको साइड ब्लॉक बाद में पढ़ाती हूँ, अभी हमारी फिलहाल वो कंटिन्यूटी चल रही है, वो डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ ना लफ्ज लिखा हुआ है लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो लिम्फ वेसल है ना ये बेसिकली वो लैक्टीरियल डक्ट है जो या लैक्टीरियल वेसल है जो हमें यहाँ येलो कलर की नजर आ रही है। ऐसा है कि कहते हैं कि जैसे ही एपिथेलियल सेल्स ने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को रिकम्बाइन कर दिया फैट में, उन फैट्स ने एंटर होना था इस लैक्टीरियल वेसल में। अब जैसे फैट्स आए ना इस लैक्टीरियल वेसल में ना प्रोटीन्स पड़ी होती है। अब प्रोटीन्स उन फैट्स के साथ मिलेगी तो किसमें कन्वर्ट होगी? लिपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब ये वेसल यहाँ लिखा हुआ है लिम्फ वेसल, आपने कंफ्यूजन होना, ये लिम्फ वेसल जो है ये बेसिकली लैक्टीरियल वेसल है, ठीक है। अब उसमें प्रोटीन पड़ी हुई है, जैसे ही फैट आए वो मिले और वो बन गई लिपोप्रोटीन। अब ये जो लिपोप्रोटीन के ड्रॉपलेट्स बने ना ये दोबारा ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर दिए जाते हैं वाया थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट की मदद से ये उसको फिर वापस ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि लिम्फेटिक डक्ट क्या है? याद करें मैंने आपको कहा था कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में बेसिकली काफी सारी लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं। अब छोटी छोटी जो लिम्फ वेसल्स होती है ना वो मिलके एक बड़ी डक्ट बनाती है जिनको हम लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लिम्फेटिक डक्ट है ना इसको थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो लोकेशन होती है वो चेस्ट कैविटी में होती है। अब चेस्ट कैविटी में होने की वजह से ये थोरैसिक कैविटी में होने की वजह से हमने इसको थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट बोल दिया। अब ना थोरैसिक कैविटी में जो लिम्फेटिक डक्ट है ना वो कंबाइन करेगी, किसके साथ कंबाइन करेगी? सबक्लेवियल वेन के साथ कंबाइन करेगी। अब ये जो सबक्लेवियल वेन है ना ये बेसिकली आर्म की साइड से आता है, बाजू वाली साइड से ये वेन आ रही होती है। सो वो वेन इस लिम्फेटिक डक्ट के साथ मिलेगी। अब जैसे ही ये मिलेगी ना ये सारे के सारे जो अपने मटेरियल हो गए या लिपोप्रोटीन्स होंगे ना ये इनको भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? उस सबक्लेवियल वेन में भेज देते हैं। अब वो जो सबक्लेवियल वेन है ना जो कि आपको पता है आर्म में होती है वो डायरेक्ट अटैच होती है हार्ट के साथ। अब आपको पता है कि जैसे ही सबक्लेवियल वेन हार्ट की तरफ जाएगी, ठीक है, वो ब्लड भी हार्ट में जाएगा। अब जैसे ही हार्ट पंप करेगा वो ब्लड जो है वो आपकी बॉडी सेल्स में जाएगा, ठीक है, टिश्यूज में जाएगा और फिर उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो यहाँ आपको समझ आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन इलियम था, ठीक है, वहाँ एब्जॉर्प्शन हुई, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सारे के सारा मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब हुआ था वो ब्लड स्ट्रीम में भेजा गया। ब्लड स्ट्रीम जहाँ जहाँ मूव करेगी जिस सेल में वहाँ वहाँ वो मटेरियल फिर मूव करेगा,
ठीक है। अब ऐसा ही है, उन्होंने लिखा जो लिपोप्रोटीन है ना ये बेसिकली हाइड्रोलाइज होंगे। कहाँ से हाइड्रोलाइज होंगे? जो ब्लड प्लाज्मा एंजाइम होगा वो उनको हाइड्रोलाइज करेगा और फिर हाइड्रोलाइज करवाने के बाद वो जो लिपोप्रोटीन है वो बॉडी सेल्स में जाएंगे और आपको पता है वहां जाके ये क्या करते हैं, आपको पता है हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी या एनर्जी जो लेवल है उसको पूरा किया जाए। अच्छा, उसके बाद जो फैट्स है ना या तो उसको स्टोर करवा दिया जाता है, ठीक है, या उसको यूटिलाइज करवा दिया जाता है, या वो लिवर में स्टोर होता है, ठीक है, या वो मसल में स्टोर होता है, या फिर वो आपको पता है फैट जो है वो अंडर स्किन स्टोर किया जाता है। मतलब वो जो ऑब्जॉर्ब किया वो मटेरियल वो जाया नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं दोबारा बॉडी में यूज करवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद ना हमने एक बात डिस्कस करनी है, याद करें जब मैंने आपको ओसोफेगस पढ़ा रही थी मैंने कहा था जब बक्कल कैविटी से या ओरल कैविटी से फूड ने मूव करना था ना ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में, तो वहाँ एक प्रोसेस हमने देखा था जिसको पेरिस्टालसिस बोलते थे, जो कि बेसिकली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद एक फूड मूवमेंट हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, अब इसोफेगस में फूड मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस के एक्टिविटी के बाद। ठीक है, अब आपको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन है जिसको इलियम बोलते हैं, वहां से वेस्ट ने आगे मूव करना है लार्ज इंटेस्टाइन में ताकि वो बॉडी से एलिमिनेट करवा दिया जाए। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ भी पेरिस्टालसिस की एक्टिविटी देखी जाती है, मतलब कि एलिमेंट्री केनाल का जो लास्ट पोर्शन है वहां से जो वेस्ट निकलता है वो भी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी के बाद निकलता है, और जो हमारे एसोफेगस में फूड ट्रांसफर होती थी या फूड मूव करती थी हमारे स्टमक की तरफ वो भी पेरिस्टालसिस की प्रोसेस से होता है। ऊपर फूड मूव करी थी, नीचे से जो है वो वेस्ट मूव करते हैं। अब यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, आपको पता है स्फिंक्टर जो है मैंने आपको आसान किया था, ये दरवाजा होता है, ये ओपनिंग होती है जहाँ से जो है वो फूड मूव करती है। तो इलियम का जो लास्ट पोर्शन है वहाँ एक स्फिंक्टर लगा होता है, दरवाजा लगा होता है, ये दरवाजा ना इसके फौरन बाद लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, अब ये जो स्फिंक्टर है ना इसको हम इलोकोलिक स्फिंक्टर बोलते हैं, इसने ना खुलना है और बंद होना है। ये तब खुलेगा बंद होगा जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रेजिड्यू है ना जो वेस्ट है ना उसने मूव होना हो इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जैसे ही इलियम से उस वेस्ट ने लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होना होता है ना ये दरवाजा या ये जो इलोकोलिक स्फिंक्टर है ना ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही रेजिड्यू ने या वेस्ट मटेरियल ने मूव होना होता है फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन में तब ये ओपन हो जाता है, जब नहीं मूव होना होता तब ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने मूवमेंट भी देख ली। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि जो एलिमेंट्री केनाल का लास्ट पोर्शन है, ठीक है, जिसमें हमने इलियम बात की, उसके फौरन बाद भी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। फिर हमने ऊपर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी डिटेल से डिस्कस कर दिया। अब हमारे ना सिर्फ ये लास्ट एक साइड ब्लॉक है, उसमें हमने ये समझना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध होता है ना, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकती है, आइसक्रीम या दूध से बनी हुई कोई भी चीज, दही हो गया, वो उनको हजम नहीं होती और वो उनके लिए सूटेबल नहीं रहती या सूट नहीं करती उनको, या उनको इंटेस्टाइनल गैस हो जाती है या पेट में दर्द होती है या फिर डायरिया हो जाता है या उनको हजम ही नहीं होता, वॉमिट कर देते हैं अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट। हैरान होंगे आप, ऐसा होता है जी, कुछ लोगों में ऐसा होता है। वो क्यों होता है? रीजन ये है क्योंकि लैक्टोज है ना ये बेसिकली एंजाइम और इन्होंने मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट की ना डाइजेशन करवानी होती है। अब जिस बंदे में लैक्टोज ही नहीं है, ये एंजाइम ही नहीं है, तो जाहिर है उनमें फिर उनकी डाइजेशन नहीं होगी प्रॉपर, तो जब उनमें डाइजेशन नहीं होती तो उनमें फिर इंटेस्टाइनल गैस होती है, ये डायरिया का प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलता है या ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो अभी हमने ऊपर बात की थी इंटेस्टाइन का जो स्पेशली विलाई के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स ना ये शेड हो जाती है। ठीक है, और ये शेड होकर इंटेस्टाइन में गिर जाती है। ठीक है, अब वो जो शेड होते हैं ना सेल्स उनको फिर न्यू सेल्स जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रैपिड सेल्स होती रहती है, मतलब पुराने शेड हो जाते हैं और न्यू सेल्स जो है वो एपिथेलियल सेल्स विलाई के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। सो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल थी जो आपके साइड ब्लॉग में मेंशन किया। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो अगर आपने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो बिना चीजें कमेंट सेक्शन में पूछेगा। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का लास्ट पार्ट रह गया जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है, और डाइजेशन इन मैन का भी लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा जो कि है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक अपना ख्याल रखिएगा और स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।